अब जैसा वक्त मास्टर स्ट्रोक का है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक कई नेता इलेक्शन मोड में दिखाई दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 2024 को लेकर लोकसभा चुनावों की टोन को सेट कर दिया है। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की जेल से रिहाई हो गई और उसके बाद उनके साथी ही नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक पहुंचिए, वहां प्रचार युद्ध में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। लेकिन सबसे पहले बात हमें महाराष्ट्र की करनी है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक खबर और दो पोस्टर्स ने शिंदे की सत्ता पर सस्पेंस खड़ा कर दिया है। पूरा पॉलिटिकल फोकस बीजेपी और शिवसेना पर शिफ्ट हो गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे सीएम वाली गद्दी छोड़ने वाले हैं? ये सवाल उठे इस पोस्टर से जिसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया भले ही नागपुर में, लेकिन इसने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में तूफान उठा दिया। पोस्टर पर मराठी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। ये पोस्टर जैसे ही लोगों की निगाह में आया, फौरन सवाल उठने लगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? अभी इस पर सियासी अटकलबाजी चल ही रही थी कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से बड़ा दावा उछाल दिया गया। एनसीपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन क्लाइड क्रास्तो ने एकनाथ शिंदे, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए ट्वीट किया। क्या ये भी सच है? खबर है कि श्री एकनाथ शिंदे 3 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार में फडणवीस और शिंदे के पदों की अदला बदली करना चाहती है। इस बात से शिंदे अपसेट हैं और उन्होंने छुट्टी ले ली है। एनसीपी की तरफ से ये ट्वीट आया तो उद्धव की शिवसेना भी एक्टिव हो गई। संजय राउत ने तो दावा कर दिया कि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में काम करके देवेंद्र फडणवीस असहज महसूस कर रहे हैं। शिंदे की छुट्टी और फडणवीस को सीएम बनाने के एमवीए के दावे पर जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सामने आए, लेकिन इशारों में मन की बात कह भी गए। कार्यकर्ता की भावना रहती है, फोटो लगा देते हैं, मुख्यमंत्री का फोटो लगा देते हैं, तो उसमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अजीत दादा के लगा दिया लोगों ने, फिर जयंत पाटिल के लगा दिया लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी आज तो हम ये मानने वाले हैं कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, बड़ा अच्छा काम करे, दोनों की टीम अच्छा काम कर रही है, दोनों बैट्समैन अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी भले ही सीएम एकनाथ शिंदे का बचाव कर रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सुप्रीम कोर्ट में शिंदे सरकार से जुड़े मामले का फैसला कभी भी आ सकता है। ऐसे में शिंदे का अचानक छुट्टी पर जाना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकार की सेहत दुरुस्त है। यह भी चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी किसी प्लान बी पर काम कर रही है और क्या वो प्लान बी अजीत पवार हैं। आखिर पवार को बीजेपी के प्लान का हिस्सा क्यों कहा जा रहा है, ये बात भी आप समझिए। जुलाई 2022 में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। इसके बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेज दिया। शिंदे ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है और फैसला सुनाने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिनों की एक बहुत ही लंबी बहस के बाद अपना जो भी फैसला है उसको सुरक्षित रखा है और मुझे भी उम्मीद है और ये सबको उम्मीद है कि फैसला बहुत जल्द आ जाएगा कि चाहे वो शिंदे का ग्रुप हो या शिवसेना की पार्टी हो, इस फैसले से ही उनका जो भी आगे उनके लिए कानूनी तौर पे होगा कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, वो इस फैसले के ऊपर ही डिपेंडेंट या निश्चित रहेगा। मुश्किल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया तो बीजेपी एक बार फिर विपक्ष में पहुंच जाएगी। बीजेपी के विरोधियों का दावा है कि अगर ऐसे हालात बने तो बीजेपी 2019 की तरह एक बार फिर अजीत पवार पर दांव लगा सकती है। एनसीपी नेता अजीत पवार भले ही बीजेपी के साथ जाने की खबरों का खंडन कर चुके हों, लेकिन उन्हें सीएम बनाने की मांग करने वाले पोस्टर भी लगने लगे हैं। रही सही कसर एनसीपी चीफ शरद पवार महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर सवाल उठाकर पूरी कर चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अजीत पवार के बीजेपी में जाने के पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। महाराष्ट्र की सियासत में भले ही इस वक्त कयासों का दौर जारी हो, लेकिन कौन कहां रहेगा, कौन कहां जाएगा और किसके पास क्या पद होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद ही क्लियर हो पाएगा। वैसे असल गार्ड बिहार के महागठबंधन में इस वक्त दिख रही है। आप कहेंगे कैसे? दरअसल नीतीश ने कानून में बदलाव का हवाला देकर आनंद मोहन को जेल से रिहा किया है।
जेल मैनुअल में बदलाव हुआ है। इस पर आईएएस एसोसिएशन से लेकर बिहार की सत्ता में साझेदार कम्युनिस्ट पार्टी भड़क गई है। आईएएस एसोसिएशन चाहता है कि बिहार सरकार अपने फैसले को रिकंसिडर करे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने तो अपने 6 साथियों की रिहाई की मांग कर दी है। नीतीश बाबू की टेंशन को बढ़ा दिया है। बिहार के सीएम नीतीश हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी हैं, साथ में बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन भी है। पैरोल पर जेल से बाहर आए आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की सगाई थी, मगर इसी दौरान जेल से उनकी रिहाई का ऑर्डर आ गया। बस इसी के बाद बिहार महागठबंधन में सियासी तूफान खड़ा हो गया। बिहार में महागठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 6 कैदियों की रिहाई की मांग कर दी। 1 दिन के सांकेतिक धरने का ऐलान कर दिया। हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि जब कोई भी रिहाई का फैसला सरकार लेगी तो उसमें टाटा बंदियों की रिहाई जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सरकार के इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आगामी 28 तारीख को हमारे सभी विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में धरना देंगे। बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है और कम्युनिस्ट पार्टी का ये बयान तब आया जब कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर बीच की लाइन ले ली। हालांकि विपक्ष में बैठी बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। बिहार की बर्बादी का एक नई कहानी लिखी जा रही है। बिहार के अंदर आनंद मोहन जी के आड़ में दर्जनों दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का और अपने वोट बैंक को साधने का और गुंडा राज स्थापित करके बिहार में वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बिहार में शांति चाहिए, अपराधियों का राज नहीं चाहिए। इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो लिया हो अपने सजा काट। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन की रिहाई का यह फैसला नीतीश कुमार का बड़ा दाव माना जा रहा है, क्योंकि मैसेज ये गया है कि 2024 के चुनाव में आनंद मोहन के बूते महागठबंधन राजपूतों को साध सकता है। और ये बात उन डीएम की पत्नी कह रही है जिनके मर्डर के मामले में आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। नीतीश जी सोच रहा है वो उसको बाहर लाए तो पूरा राजपूत का वोट मिलेगा, फिर उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने में मदद होगा बोल के सोच रहा है। ये तो गलत है, अच्छा इंसान को लेना चाहिए। हालांकि अब जब बात जाति की सियासत पर आई तो आनंद मोहन ने इसे नकार दिया, कह दिया कि हर वर्ग के साथ जुड़ाव है। हमारे फितरत में ये नहीं है कि हम राजपूत करें, यादव करें, बैकवर्ड करें, फॉरवर्ड करें, हिंदू करें, मुसलमान करें। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक मजबूत सत्ता के खिलाफ एक लंगड़ा विपक्ष नहीं चल सकता, विकलांग विपक्ष नहीं चल सकता। उसके लिए एक मजबूत प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है। आनंद मोहन कुछ भी कहें, लेकिन इतना जरूर है कि आज भी बिहार में वो बड़े राजपूत नेताओं में गिने जाते हैं। राजपूत वोटर्स पूर्वी चंपारण, सारण, महाराजगंज, वैशाली समेत बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर डायरेक्ट असर डालते हैं, हार जीत तय करने का मादा रखते हैं। और अगर आनंद मोहन विपक्षी एकता का दम भर रहे हैं तो इससे बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी अब चुप नहीं होने वाली है। बहरहाल विरोधियों की मुश्किल बढ़ाने वाला काम आज योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बहाने अखिलेश और मायावती पर तीखे हमले किए हैं और लगे हाथ 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी की पिच भी तैयार कर दी है। यूपी में सब चंगा, प्रदेश में न बलदारी न विरोधी, उत्तर प्रदेश नहीं है किसी की बकौती। अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक है उसको सुरक्षा की गारंटी की सरकार देगी, डबल इंजन की सरकार देगी। ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। यूपी में 4 मई और 11 मई को होने वाले निकाय चुनाव के लिए कैंपेन मोड में है। शहर शहर हर चुनावी रैली में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर विरोधियों पर बयानों का बुलडोजर चला रहे हैं। आज आपने देखा होगा हमने धर्म चक्र वैसा घुमाया है, आज एक गरीब, एक व्यापारी, एक नौजवान, एक बेटी
एक जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये है कलकत्ता। अब उसकी जरूरत नहीं कि वो कहीं तंग करके चल सके, उसके लिए सड़क खाली कोई करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है सड़क अगर खाली होगी तो पता नहीं कब क्या हो जाएगा। निकाय चुनाव में वोट मांगने के लिए योगी लखनऊ से निकले तो रायबरेली पहुंचे और फिर वहां से उन्नाव चले गए। शहर भले ही बदला, लेकिन विरोधियों पर प्रहार का योगी स्टाइल नहीं बदला। इस स्टाइल ने ये साफ कर दिया कि वो वोट भले ही लोकल चुनाव के लिए मांग रहे हैं, लेकिन साथ में नेशनल इलेक्शन की पिच भी तैयार करते जा रहे हैं। याद करिए 2014 की तरह क्या स्थिति थी, कहीं भी विस्फोट होते थे, कहीं भी कोई घुसपैठ कर लेता था, कभी भी कोई विदेशी दुश्मन भारत पर हमला करने की धमकी देता था। दुनिया में भारत की कोई साख नहीं बची थी, लेकिन 2014 के बाद भारत के बारे में नजरिया बदला है। आज दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देखती है। एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से निकलता है। दरअसल इस कहावत के पीछे ठोस वजह भी है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 15 में से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही संसद पहुंचे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो चाहते तो गुजरात से भी लोकसभा चुनाव जीत सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जितना सांकेतिक महत्व देश की सियासत में उत्तर प्रदेश का है, उतना शायद ही किसी और राज्य का होगा। उत्तर प्रदेश हिंदी हार्टलैंड का सेंटर माना जाता है और इसलिए यहाँ के चुनाव नतीजे आसपास के राज्यों पर भी बड़ा असर डालते हैं। इसीलिए यूपी में पीएम मोदी के लिए 2024 की राह आसान बनाने निकले सीएम योगी आम लोगों से जुड़ा कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जिस यूपी में योगी अपराधियों का खौफ खत्म करने का दावा कर रहे हैं, उसी यूपी के एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे हैं, आप देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। यहाँ पर गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार। इधर अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, उधर उनकी पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर अखिलेश के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग कर दी। पुलिस अभिरक्षा में और सुरक्षा में महत्वपूर्ण लोगों की मौतें हुई। आदरणीय अखिलेश जी को NSG कवर था मुख्यमंत्री रहने के दौरान। इस सरकार ने उनका NSG कवर हटा लिया। मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के आज के जो हालात हैं, इस हालात के तहत उनको NSG कवर दिया जाए। समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी की सुरक्षा की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई सामान्य व्यक्ति हो या कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, किसी को भी सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के लिए सिक्योरिटी की मांग उठाई। बीजेपी ने जवाब भी दिया, लेकिन कानून व्यवस्था का मुद्दा ऐसा है जिसे योगी छोड़ने वाले नहीं हैं। जाहिर है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मसला 2024 तक सियासत के कई रंग दिखाने वाला है। बीजेपी कर्नाटक में भी काफी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है और मूड में भी नजर आ रही है। अमित शाह ने यादगीर और विजयपुरा से कांग्रेस पर तीखे हमले किए, मुस्लिम रिजर्वेशन कैंसिल किए जाने का जिक्र किया, अपने वोटर्स को साफ पॉलिटिकल मैसेज दे दिया। जिस विजयपुरा में रोड शो कर राहुल ने 2 दिन पहले बीजेपी पर हमले किए थे, शाह ने वहीं से चुनावी जंग में पाकिस्तान की एंट्री करवा दी। और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। कर्नाटक का स्वप्न केवल मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहले मनमोहन सोनिया की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और हमला कर चले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह जी ने जरा भी हिम्मत नहीं दी तो उसके खिलाफ आवाज निकालो। मोदी जी की सरकार आई, कश्मीर पर हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों
का सफाया करने का काम ये भाजपा। राहुल गांधी कहते हैं आप सबूत लाओ। अरे राहुल बाबा, अपने अकल नहीं है, सबूत क्या देख मांग रहे हो? ये पाकिस्तान वाले छातियां पीट पीट कर रो रहे हैं, यही सबूत है कि वहाँ क्या हो गया। और इसी के साथ कर्नाटक चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। विजयपुरा की जनसभा में अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। यादगीर में एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में शाह ने बता दिया कि बीजेपी का फोकस किन मुद्दों पर होगा। क्या मुद्दे मानते हैं सर, किन मुद्दों के आधार पर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा मुस्लिम रिजर्वेशन को रद्द कर हमने लिंगायत वोकलिगा एससी और एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाया, ये है। गरीब कल्याण का काम हुआ है और हमारी डबल इंजन सरकार ने बेंगलुरु से लेकर उत्तर कर्नाटक से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत बढ़िया किए हैं। अमित शाह के आक्रामक तेवर का ये सेकंड राउंड था। इससे पहले विजयपुरा में अपीजमेंट पॉलिटिक्स के मुद्दे पर शाह ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। एक चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को बदलने का, कर्नाटक की जनता को मोदी जी के विकास के रास्ते पर ले जाना। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के आधार पर वोट बैंक प्राप्त करने के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसल कर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए पीएफआई के लोगों को प्रोत्साहन दे रही। हमने पीएफआई पर बैन लगाया। पूरे कर्नाटक के अंदर हिंसा का तांडव करते थे पॉपुलर फ्रंट वाले। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस पर बैन लगा दिया। पीएफआई पर बैन लगाने के बाद कर्नाटक में ये पहला असेंबली इलेक्शन है। शाह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े पीएफआई इशू पर कई बार बोले। शाह ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है पीएफआई को वोट देना। शाह की ये यलगार उसी विजयपुरा में थी जहाँ एक दिन पहले राहुल गांधी ने 150 सीटें जीतने की हुंकार भरी थी। बीजेपी के खिलाफ सियासत का 2 फ्रंट मोर्चा खोलने के लिए कांग्रेस ने राहुल के साथ प्रियंका को भी कर्नाटक के रण में उतार दिया। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर पहुंची प्रियंका ने आधी आबादी पर फोकस किया। मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कर्नाटका में ये तय किया है कि महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे। कर्नाटक बीजेपी और कांग्रेस के लिए अ मस्ट विन बैटल है। बीजेपी को मोदी सरकार की नीतियों के दम पर कर्नाटक में 38 साल की चुनावी परंपरा को तोड़ने का यकीन है, तो कांग्रेस को इस चुनाव में बीजेपी छोड़कर आए एक्स सीएम जगदीश शेट्टार फैक्टर से बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि हुबली में शाह ने शेट्टार पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है जो अब वायरल हो रही है। कोई लॉस नहीं होना है, जगदीश शेट्टार स्वयं चुनाव हारेंगे। कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग होनी है। नतीजे 13 मई को आएंगे। कर्नाटक में जिस तरह वार पलटवार हो रहा है उससे लगता है कि आगे का चुनावी कैंपेन और ज्यादा अग्रेसिव होने वाला है। तो कर्नाटक का किला बचाने में जुटी बीजेपी किस तरह कोई कसर नहीं छोड़ रही है आपको दिख रहा है, और इसी वजह से कर्नाटक में प्रचार के लिए पीएम मोदी का जो शेड्यूल तय किया गया है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। मोदी कर्नाटक में 28 अप्रैल से ताबड़तोड़। और अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने शेड्यूल देखा। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की अब बात करते हैं। पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण पर एक्शन की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन धरने वाली जगह से अब सियासी तीरंदाजी कैसे शुरू हो गई है वो भी झलक दी। 3 महीने पहले जब पहली बार धरना शुरू हुआ था तब बजरंग पुनिया ने कहा था कि इस मंच पर कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आएगा, धरने का सियासीकरण नहीं होगा। लेकिन इस मंच पर सियासी दलों को ओपन इनविटेशन इस बार दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी के नेता दिखाई देने लगे और देखते ही देखते खिलाड़ियों के बहाने पॉलिटिकल स्कोर सेटल किए जाने लगे।
क्यों बैठे हैं, क्या कारण हुआ, क्या मजबूरी हुई, इसकी जांच होनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। और इस बात के लिए हमारा पूर्ण समर्थन। अगर हम बात करें कानून बनाए सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, और ये कानून के तहत निश्चित रूप से जब कोई शिकायत होती है तो जो अक्यूज है उनको पद से हटाना चाहिए जब तक जांच नहीं पूरी होती है। लेकिन यहाँ जांच भी पूरी हो गई, लेकिन जांच की रिपोर्ट भी कंप्लेनेंट को अभी तक नहीं दिया गया है। आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है। हम संसद में भी ये मुद्दा अगले सेशन में उठाएंगे और बाकी इनको जो भी हेल्प की ज़रूरत है, अभी जैसे यहाँ पे बिजली आज काट दी गई है जिससे उठ के चले जाएं यहाँ पे, इस तरह से आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है, तो ये सारी जो इनको सुविधाओं की ज़रूरत है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। कोई लीगल हेल्प की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड करेंगे। संसद में भी ये मुद्दा उठाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब वो 7 महिला रेसलर्स की पिटीशन पर सुनवाई करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि गंभीर आरोप लगने के बाद भी भारतीय कुश्ती संघ के चीफ और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महिला शिकायतकर्ताओं के नाम रिकॉर्ड से हटाने के लिए कह दिया है ताकि इनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट के विक्टिम्स की आइडेंटिटी क्लोज रखनी चाहिए। एक खिलाड़ी क्योंकि नाबालिग हैं तो ये भी एक वजह है कि एक खिलाड़ी नाबालिग। कंप्लेंट में जो लिखी गई बातें हैं, जो आप लोग वीडियो एविडेंस और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, जो आपने कोर्ट को दी है, इनको भी आप लोग चाहते हैं कि अभी ये सीक्रेट रहे? बिल्कुल सीक्रेट रहे। ये कानून की डिमांड है ये। हालांकि अब जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। धरने पर बैठी पहलवान साक्षी मलिक ने आरोप लगाया है कि बबीता फोगाट से जबरदस्ती साइन करवाए गए। साक्षी मलिक के बयान पर बबीता फोगाट ने रिएक्ट किया, कहा कि जब वो रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उनके हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई। आज बबीता ने खुद मीडिया में आके बोला है मेरे से जबरदस्ती साइन कराए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली। मुझसे मैंने रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं। तो जो कमेटी के मेंबर्स थे उनकी आपस में सहमत नहीं थे, तो रिपोर्ट सबमिट कैसे हुई? यहाँ तक कि पूरी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ने दिया गया। थोड़ी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसके बाद सडनली एक अधिकारी ने मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली। इतना मिसबिहेव जो कि मेरे साथ किया गया था कमेटी मेंबर होने के नाते, उन सब के बाद मैंने कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके अंदर अपनी आपत्ति और अपने विरोध के साथ मैंने रिपोर्ट साइन करके दी। पहलवानों के धरने के सेकंड राउंड पर बृजभूषण सिंह ने भी रिएक्ट किया, कहा कि मामला कोर्ट में है इसीलिए ज्यादा बोलना सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हमारी नजर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी, लेकिन अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते और बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी की। सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कावेरी के कामयाबी ने दुनिया पर एक बार फिर हिंदुस्तान का सिक्का जमा दिया है। सूडान में बम और बारूद के धमाकों के बीच से सैकड़ों इंडियंस, सैकड़ों भारतीय वतन लौट रहे हैं, वो भी बगैर किसी खरोच के। यही वजह है कि हर जुबान पर हिंदुस्तान का नाम है। लोग भारत की सेना की तारीफ करते थक नहीं रहे। एक्सट्रीमली डेंजरस। सूडान में इस वक्त कैसे हालात है, इसका अंदाजा WHO के इस कमेंट से लग जाता है। WHO के मुताबिक सूडान में हालात बहुत भयानक हो सकते हैं और उसके पीछे वजह है बायो लैब जो हथियार बंद लड़ाकों के कब्जे में आ चुकी है। और ये बात कबूली है सूडान में WHO के रिप्रेजेंटेटिव नीमा सईद आबिद ने। नीमा ने जिनीवा तक वीडियो लिंक के जरिए ये मैसेज पहुंचाया कि सूडान पर बहुत बड़ा जैविक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस सेंट्रल पब्लिक हेल्थ लैब पर सैनिकों का कब्जा है वहां पोलियो, खसरा, चेचक समेत कई वायरस सैंपल्स रखे गए हैं। WHO को डर है कि जैसे वुहान की लैब से वायरस निकला, उसी तरह कहीं इंसानी लापरवाही से सूडान की लैब से वायरस ना लीक हो जाए। यानी बम, मिसाइल और गोलियों की गूंज के साथ साथ वायरस के खौफ के बीच सूडान में सांसें ली जा रही है। सूडान दोज़ख बन चुका है, वहाँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और ऐसी टफ सिचुएशन में भी भारत के शूरवीर सूडान पहुंचकर ऑपरेशन कावेरी को अंजाम दे रहे हैं। शौर्य और साहस का हासिल रही इन तस्वीरों को देखिए। सूडान संकट में फंसे 278 भारतीयों के पहले बैच को लेकर नेवी शिप INS सुमेधा सूडान से सऊदी के जिद्दा पहुंच चुका है।
जहां से वायुसेना का C-13-0J हरक्यूलिस विमान भारतीयों को वापस लाने के लिए तैयार था। जब से वॉर स्टार्ट हुई थी वहाँ पे एकदम से प्रॉब्लम सूडान आए एंड देन अब उन्होंने हमें यहाँ शिप भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है एंड लाइक खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और घर इंडिया पहुँच जाएंगे। INS सुमेधा पर कतारबद्ध खड़े ये भारतीय कुछ ही घंटे पहले सूडान की जंग में फंसे हुए थे। इन्हें अपने परिवार की फिक्र सता रही थी। अनहोनी के डर से दिल बैठा जा रहा था, लेकिन अब तिरंगे के साए में सांस, जिस्म और अरमान सब महफूज है। एक आंकड़े के मुताबिक सूडान में करीब 3000 भारतीय हैं। इनमें से ज्यादातर राजधानी खार्तूम में रह रहे हैं। प्राइम फोकस उन पर है जो जंग के साए में जी रहे हैं। विदेश मंत्रालय से पल पल की अपडेट पीएमओ से शेयर की जा रही है। पीएम मोदी खुद ऑपरेशन कावेरी पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तो ऑपरेशन कावेरी का आगाज है। इंडियन सोल्जर्स का प्रण है कि संकट में फंसे एक एक भारतीय की सुरक्षित वतन वापसी होगी। सेना किसी भी मुल्क की शान होती है, ये बताने की जरूरत है क्या? लेकिन पाकिस्तान में शान है क्या? ऐसा लग नहीं रहा है। मामला उल्टा है। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर अपने ही मुल्क की शर्मिंदगी की वजह बन गए हैं। शरीफ ने खैरात का कटोरा लेकर उन्हें बीजिंग भेज दिया है। सरहद पार से फौजी निजामत की आहट के बीच बड़ी खबर आई। जो काम मियां शरीफ नहीं कर पाए उसे पूरा करने का टेंडर आर्मी चीफ असीम मुनीर ने लिया। भूखों मरते मुल्क के लिए खैरात जुटाने मुनीर साहब बीजिंग दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। आर्मी चीफ दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। दौरे के दौरान आर्मी चीफ चीन के आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। 4 दिन तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर बीजिंग में रहेंगे। पाकिस्तान की हालत करोना जिनपिंग के आगे रोएंगे। कहने के लिए तो दौरा सेना के समझौतों पर है, लेकिन मकसद खैरात मांगने का है, जिसके पूरे होने की उम्मीद अवाम को रत्ती भर नहीं। चाइना की तारीख पढ़ें तो उसके मुताबिक चाइना बहुत एक चालाक मुल्क है। अगर हम उसको अपने मुल्क की कोई भी चीज़ लीज पे देते हैं ना, वो इस मुल्क पे कोई हर्ज नहीं कि वो उसमें कब्जा कर लेगा। तो हम चाइना पे कभी यकीन नहीं कर सकते इस मामले में, क्योंकि हम उसकी कमज़ोरी हैं। क्योंकि हमारे लिए यूएसए अहम है। जब हम यूएसए के साथ मिलते हैं तो चाइना को हमसे खतरा है। जनरल के आंसुओं पर जिनपिंग का दिल पिघल भी गया और खैरात मिल भी गई तो पाकिस्तान लौटाएगा कहां से, ये सोचकर अवाम दहशत में है। ये तो पुरानी हमारी रूटीन है कर्जे लेने की। जितना ऑलरेडी हम पे कर्ज चढ़ चुका हुआ है, उसके बावजूद मजीद कर्जा लेके उसको वापस हम पुराना नहीं दे पा रहे, तो वो पिछला वापस कहाँ से देंगे, पहली बात। और अगर ये एज इट इज जैसे आप बता रहे हैं ये ट्रू है, ये बिल्कुल हकीकत से अगर ऐसे होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कर्ज वापस देंगे और ये हमें वापस गिलगित बिल्तिस्तान वापस मिलेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। वैसे पाकिस्तान में ये पुरानी रवायत है, जब भी बर्बादी की खाई गहरी होती है पाकिस्तान बीजिंग की तरफ भागता है। रही बात चीन की, तो वो मौका परस्त है। एक हाथ खैरात देगा, दूसरे हाथ पाकिस्तान को गुलाम बनाएगा। उत्तराखंड की बात करते हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन मौसम की मार की वजह से बर्फबारी के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी वहां पर मौजूद है, केदारनाथ धाम में है। उन्होंने यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और सीएम पुष्कर धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं और देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का तांता लग चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो मंदिर का दक्षिणी गेट है वहां से जो भक्तों की एंट्री हो रही है, भारी भीड़ उमड़ी हुई है और जगह जगह के लोग आए हुए हैं। सभी जो भक्ति और भाव का पूरा संगम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कल रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ जम गई थी। रात भर इसी प्रांगण में बैठ करके सभी ने इंतजार किया अपनी बारी का, और अब लगातार जो दर्शन का कार्यक्रम है वो चल रहा है। सारी मेहनत हम चल गया, सब सफल हो गई। वादियों में बाबा बैठे, आनंद आ गया। बहुत ठंडा है मौसम, तो बाबा के दर्शन जो है उस ठंड को दूर कर देगा। हाँ वो तो ठंड दूर हो जाती है। इधर आने में देखो हम लोग स्वेटर भी निकाल दिया, इतना सब ठंड भूल जाते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के जो केदार घाटी है उसका पूरा का पूरा माहौल जो है भक्तिमय है और भोले के रंग में डूबा हुआ है। धामी जी, आज केदारनाथ के कपाट खुले, क्या संदेश? नहीं, आज विधिवत रूप से बाबा के कपाट खुल गए हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं का, सभी आने वाले आस्थावान लोगों का, सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। बाबा केदार की कृपा से ये यात्रा सभी के लिए सुगम हो, सरल हो, आसान हो,
सभी की मनोकामना बाबा केदार पूरी करें। कुछ वर्षा कर रही है अपनी हेलीकॉप्टर से, लेकिन मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मौसम चुनौती है, लेकिन बाबा की कृपा से मौसम पर भी पार पाएंगे। सभी श्रद्धालुओं से और आने वाले लोगों से मैं ये जरूर अपील करना चाहता हूँ कि मौसम का पूरी तरह से जानकारी करने के बाद ही बाबा केदार की यात्रा को प्रारंभ करें। अंतिम सवाल है, पुनर्निर्माण के कार्यों की क्या प्रगति है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में बाबा के जो यहाँ के पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से चल रहे हैं। इस वर्ष दिसंबर माह तक हमने इसको पूरा करने का लक्ष्य लिया है। बीच में मौसम की क्योंकि बर्फबारी के कारण से यहाँ काम करना बहुत कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी तेजी से काम हो रहा है। बाबा के नाम पर देखिए कैसे लोग पहुंच रहे हैं गर्मजोशी से। उस चादर के बर्फ के बिछ जाने के बाद भी वो गर्मजोशी दिखाई दे रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।